हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी जो है अपनी क्लास ज्वाइन करिए ताकि हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है, क्योंकि आज से हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। अब हमें दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। तो उसके लिए आज हम अपनी सबसे पहली जो यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी वो शुरू करेंगे। और जियोमॉर्फोलॉजी में भी हम जो अपना टॉपिक 1 है जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो पढ़ेंगे और आज हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। गुड इवनिंग श्रद्धा, हेलो काजल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गुड इवनिंग काजल, आई होप आप लोग सब जो है बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अब और भी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली जो मैं बच्चे देख रही हूँ, इरिश, काजल और श्रद्धा पुराने ही बच्चे हैं, तो सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी अच्छी चल रही है, अगर आपने गैप ले भी लिया है तो कोई बात नहीं है। अब हम जो है डेली लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है, डेली लाइव क्लास में मिलेंगे और डेली अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम अपनी स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर चल रही हैं। मंडे ट्यूसडे को हमारी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर होती हैं और वेडनेसडे टू सैटरडे हमारी जो क्लासेस है वो कहाँ पे होती हैं? ऐप पर। और एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको कि अब हर संडे को आपके जो मॉक टेस्ट है, आपके जो मॉक टेस्ट है वो अब हर संडे को रिवाइज कराए जाएंगे। और जैसे कि हमारी जितनी भी क्लास है ना, अब हर क्लास के एंड में मैं आपके लिए जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन है ना वे क्वेश्चन करवाऊंगी, वो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी ताकि आपको साथ साथ क्लैरिटी होती चले। ठीक है, डेली हम 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और किसी को भी कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ लेना। तो वो हम जो है क्लास की जो लास्ट क्लास है, यानी कि लास्ट जो हमारी स्लाइड होंगी उसमें हमारे क्वेश्चन होंगे। तो अब हम शुरू कर देते हैं। अब किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है ना वो मैं क्लास के एंड में लूंगी। अब पहले हम अपना जो सेशन है वो करते हैं। तो देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हमारा जो फिलर फॉर्म ऐप है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल है। आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए है, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, आपके जो नेट के एग्जाम हैं, नेट के एग्जाम कब से शुरू हैं, कब खत्म है, कौन सा एग्जाम कब है, नेट की डेट शीट, ये सब आपको जो है ग्रुप में बताया जाता है। पीएचडी से रिलेटेड आपको न्यूज़ दी जाती है। तो जिसने भी यूजीसी नेट का फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ जो बच्चे ने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी का फिलर फॉर्म का, अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस लिंक से आप जो है ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ये देखो, ये हमारे जो दिसंबर के बैच है वो चल रहे हैं। ये हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं। देखो, ज्योग्राफी पर जो यूट्यूब की जो क्लासेस है ना ज्योग्राफी की, वो पहले 3 से 8 तारीख तक सिर्फ 4 बजे थी। लेकिन अब ज्योग्राफी की जो क्लास है ना यूट्यूब पर वो मंडे ट्यूसडे को 6 बजे होती है। तो हर मंडे ट्यूसडे को आप ऐप पर ज्वाइन नहीं करोगे, आप ज्वाइन करोगे यूट्यूब पर। ठीक है, उसके बाद ये फिलर फॉर्म ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, बाकी जिसने भी डाउनलोड नहीं किया उनको भी रिकमेंड करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। और देखो, जो फिलर फॉर्म ऐप पर जो भी आपके बैचेस चल रहे हैं उस पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा जो कूपन कोड है किरण10 वो यूज आप करो ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो, ये पेपर 1 पेपर 2 आपको फिलर फॉर्म ऐप पर पेपर 1 पेपर 2 की पीडीएफ नोट्स। पहले क्या था, पहले आपके जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा लेट अपडेट हुए थे, लेकिन अब आपके मॉक टेस्ट भी अपडेटेड हैं। आपकी मॉक क्लासेस होंगी, आपका इवेल्युएशन किया जाएगा, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब अगर हम पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं तो मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले आपसे
करवाने के बाद आपका जो है इवैल्यूएशन करूँगी, आपका टेस्ट लूँगी और सबको अच्छे से वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मान लो हमारा 2 क्लासेस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट होता है, तो जो 3rd क्लास होगी तो उसमें पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगी, आपको उनके आंसर देने हैं, उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे और हर जो टॉपिक के बाद ऐसे ही आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद ये हमारा पेपर 1, पेपर 2 की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसने भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकता है और जो मेरा कूपन कोड है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखो ये हमारा सिलेबस है, आप सबको पता है टोटल जो यूनिट होती है वो 10 यूनिट होती है और इस 10 यूनिट में हम सबसे पहले करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद करेंगे क्लाइमेटोलॉजी और उसके बाद हम 3rd जो यूनिट शुरू करेंगे ना वो शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि पिछली बार हमारा जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था उसका थोड़ा सा सिलेबस रह गया था, बट अब की बार जो हमारी लेंथी यूनिट्स हैं हम उनको पहले करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल टेक्निक, ये सारी जो यूनिट्स हम पहले कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो यूनिट्स है वो कवर करेंगे। तो अब ये है जियोमॉर्फोलॉजी। आज की जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले जो क्या करते हैं सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है आपने। देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं नेट का, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उनको कितना पढ़ना है या किस टॉपिक की डिमांड कितनी है, यूजीसी कितनी डिमांड करता है। तो वो सब आपको कैसा पता चलेगा, वो पता चलता है पेपर के पैटर्न से और जो वो सिलेबस देते हैं साइट से वो सिलेबस डाउनलोड करना होता है और फिर उसकी स्टडी करनी होती है। तो टोटल देखो 24-25 टॉपिक्स हैं। अब जैसे हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर हम सबसे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी अर्थ है, अर्थ कैसे बनी, कौन से समय में कौन सी चीज बनी है, कार्बोनिफेरस पीरियड किसको कहते हैं, पर्मियन पीरियड किसको कहते हैं, अगर आप पहले यही नहीं समझोगे, अगर हम यही टॉपिक छोड़ देंगे तो उसके बाद जो ये लैंड फॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी है, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है, इसमें फिर ये वर्ड आएंगे, कार्बोनिफेरस वर्ड आएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इओसीन पीरियड आएगा, पेंजिया का आपको नहीं पता चलेगा। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कंसेप्ट है ये समझना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब मान लो आप अर्थ इंटीरियर के बारे में नहीं पढ़ते हो, अर्थ इंटीरियर में हम क्या पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम अर्थ इंटीरियर को पढ़ना छोड़ देते हैं, मान लो हमने ये टॉपिक, हमें लगा कि यार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो फिर हमें जो ये टॉपिक है अर्थक्वेक और वोल्केनो ये नहीं समझ में आएगा। हाँ हम इनको रट लेंगे, रोट लर्निंग कर लेंगे हम अर्थक्वेक की और वोल्केनिसिटी की, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। कंसेप्ट क्लैरिटी कब होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी जब हम अपना जो टॉपिक है टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। और ये मैंने जो सीक्वेंस लिख रखा है ये इसी सीक्वेंस से आपको जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक है वो ऐसे ही याद रखने हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो बस छोटे से वर्ड लिखे हुए, ये छोटे से वर्ड नहीं है। एक टॉपिक को करवाने में 10 दिन 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपना जो सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, अक्टूबर नवंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो सिलेबस है वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करेंगे, नॉर्मल हमारी स्पीड रहेगी समझने की, ठीक है। तो ये मैं जो सीक्वेंस बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम कोई एक चीज छोड़ देते हैं ना, हम बेसिक चीज छोड़ देते हैं तो फिर हमें कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो भी टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी में करना है, नोट्स भी कैसे बनाने हैं, इसी सीक्वेंस से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक सीक्वेंस में चीजें याद करना नहीं सीखोगे तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हमारा बेस क्लियर होना चाहिए और बेस तब क्लियर होगा जब हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये देखो हमारा जो सबसे पहले है जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक वो है अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड। तो ये देखो ये अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ हमारी थ्योरी है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ओरिजिन से रिलेटेड जो दो थ्योरी हैं, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी और मोनिस्टिक थ्योरी। ये ड्यूअलिस्टिक थ्योरी क्या होती है, मोनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी ना एक हाइपोथेसिस दे रखी है, यहाँ पे सबसे पहले आप एक डिफरेंस समझो हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। क्यों हाइपोथेसिस एग्जाम के वे से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है एज कंपेयर टू थ्योरीज, हाइपोथेसिस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती हैं। देखो हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है एक अज्यूम्ड स्टेटमेंट। अज्यूम्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि अब मैं हूं, मैंने आपको ये बोल दिया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी गैस से बनी है, ठीक है, गैस से और डस्ट से बनी है, मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दी।
लेकिन ये स्टेटमेंट तब तक थ्योरी नहीं बनेगी जब तक मैं इसको प्रूव नहीं कर लूंगी। अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को, कि मैंने ये बोला कि जो हमारी अर्थ है वो गैस से और डस्ट पार्टिकल से बनी है, जब मैं इस स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी दूंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी ना, और वो प्रूव हो जाता है, तो वो किस में चेंज होता है? थ्योरी। जो हाइपोथेसिस होती है ना वो प्रूव्ड नहीं होती है, हाइपोथेसिस अनप्रूव्ड होती है। हाइपोथेसिस सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि मैंने ये बोल दिया कि हाँ जो पृथ्वी है ना वो गैस का गोला है पृथ्वी, और डस्ट पार्टिकल से बना है। लेकिन हमें कैसे पता कि पृथ्वी डस्ट पार्टिकल से बनी है या नहीं बनी? वो तब प्रूव, जब हम उसको प्रूव करते हैं, एविडेंस लेके आते हैं ना इस अपने अजम्पशन के लिए, कि मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दी, जब मैं उस स्टेटमेंट को विद एविडेंस प्रूव करूंगी तो वो थ्योरी बन जाती है। इसलिए हमेशा एग्जाम में जो थ्योरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, हाइपोथेसिस बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो देख लेते हैं, जो फर्स्ट हाइपोथेसिस दी है ना कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके क्या कहते हैं, इसके रिलेशन में जो सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है कि पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, वो दिया है आपके कास्टे दा पफन ने 1749 एडी में। याद रखना कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहली जो परिकल्पना दिया वो किसने दी है? कास्टे दी बफन ने तैयार की है। कब? 1749 में बफन ने दिया। और बफन क्या है? एक फ्रेंच ज्योग्राफर है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, पृथ्वी और साथ साथ अब अन्य ग्रहों के संबंध में ना दो प्रकार की अवधारणाएं थी, एक अद्वैतवादी अवधारणा और एक थी द्वैतवादी अवधारणा। यानी कि देखो, दो तरीके की आपकी हाइपोथेसिस, दो तरीके के आपके कंसेप्ट दिए गए थे, एक था मोनिस्टिक कंसेप्ट, एक है ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट। मोनिस्टिक कंसेप्ट में क्या बोला गया है? मोनिस्टिक कंसेप्ट में ये बोला गया है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ है कि ये पृथ्वी है और इसके पास सिर्फ एक सिंगल स्टार है। इस सिंगल स्टार के फोर्स की वजह से ये जो आपका आग का गोला, इससे क्या निकले हैं? बहुत सारे छल्ले अलग हो गए हैं, और वो छल्ले ही आज क्या कहलाते हैं? ग्रहों के रूप में कहलाते हैं। तो ये बोला मोनिस्टिक कंसेप्ट में, यानी कि अद्वैतवादी जो अवधारणा है उसमें ये बोला गया कि जो संपूर्ण ग्रह है, संपूर्ण ग्रह की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है? संपूर्ण ग्रह की उत्पत्ति हुई है तारों की वजह, एक ही तारे से। एक ही तारे की बात किस में की गई है? अद्वैतवादी अवधारणा में। और ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट क्या है? ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट में ये बोला गया है कि जो हमारा प्लेनेट है ना, यानी कि प्लैनेट्स का जो ओरिजिन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? जब दो तारों की वजह से, या मान लो ये एक आग का गोला, इस आग के गोले के साथ में क्या आ जाते हैं? सामने दो तारे आ जाते हैं, और इन तारों की फोर्स की वजह से इस आग के गोले से क्या निकलती हैं? छल्ले अलग हो जाते हैं, और ये छल्ले किसका रूप लेते हैं? ग्रहों का। ठीक है, तो ये है आपकी अद्वैतवादी अवधारणा। इसमें दो जो ग्रह हैं, इसमें दो तारों की उत्पत्ति से की गई है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब आपको है ना, ये जो आज तक एग्जाम में अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चन में, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं आया है। एक मिनट, ठीक है। तो आज तक जो हमारा यूजीसी का जो एग्जाम है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी, जैसे आपको ये थ्योरी दे दी, ठीक है, और इसमें तीन थ्योरी, तो ये आपकी कौन सी है? मोनिस्टिक कंसेप्ट, यानी कि सारी कौन सी थ्योरी है? मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है।
ठीक है, और ये आपकी कौन सी है, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है। तो आपको याद होना चाहिए कि मोनिस्टिक कंसेप्ट में कौन कौन सी हाइपोथेसिस थी, ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट में कौन सी हाइपोथेसिस थी, क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है, या ये पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से कौन सी एक मोनिस्टिक हाइपोथेसिस नहीं है। तो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस में सबसे पहले है कोमेट हाइपोथेसिस। ये कोमेट हाइपोथेसिस किसने दी है, बस यही याद रखना, कोमेट हाइपोथेसिस दी आपकी कास्टे द बफर ने 1749 में। इनके नेम और प्रोपाउंडर्स याद रखने हैं। उसके बाद एक गैसियस हाइपोथेसिस यानी कि गैसीय परिकल्पना, ये 1755 में इमैनुअल कांट ने दी है, और ये हमने यूट्यूब पर टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था जब हमने जर्मन ज्योग्राफर्स किए थे। ठीक है, तो गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी है, इमैनुअल कांट ने। नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि निहारिका जो परिकल्पना है वो लाप्लास ने दी है 1796 में। उसके बाद मीटियोरोइक हाइपोथेसिस किसने दी है, लेसियर ने 1919 में। ठीक है, उसके बाद ये ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है। ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट में सबसे पहली है प्लेनेट सिस्मिल हाइपोथेसिस, ये दी आपकी टीसी चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में। उसके बाद है आपकी टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस यानी कि ग्रही परिकल्पना, ये किसने दी, आपके जेम्स जीन्स ने और आपके जॉर्ज जेफरी ने। ठीक है, जेम्स जीन ने दी थी ये 1919 में, लेकिन जो आपके जॉर्ज जेफरी सर है ना, उन्होंने 1929 में इसमें चेंज किया था कुछ। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, ये दी आपकी एच.एन. रशल ने दी है। फ्यूजन थ्योरी है, ये आपकी रोसजन ने दी है। नोवा हाइपोथेसिस है, ये आपके प्रोफेसर फ्रेड होयल ओर्लिटन ने दी है। और आपकी ये जो है ना इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, सबसे जो एक्यूरेट हाइपोथेसिस मानी जाती है ना कि हाँ ये सबसे सही वर्णन डिस्क्रिप्शन दे रही है अर्थ के ओरिजिन का, तो वो है आपकी इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस जो दी आपके ओटो शिमिड ने 1943 में। ठीक है, तो ये आपके मोनिस्टिक कंसेप्ट और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट हो गए हैं। अब ये देखो, ये क्या है, आपके अर्थ का जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जैसे फॉर्मेशन हुई है उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि इस टाइम पीरियड में ये हुआ है, इस टाइम पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ। तो देखो आपके जो दे रखे हैं ये हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। आप जो ये हेडन और जो आर्कियन है ना, इसका जो टाइम पीरियड है ना किसी के भी पास अवेलेबल नहीं है, और ये जो हेडन और आर्कियन है ना, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम के वे से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम के वे से इंपॉर्टेंट है वो शुरू हो जाता है आपका प्रोटोरोजोइक, प्रोटोरोजोइक के बाद आपका पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन से टाइम पीरियड में क्या चीज हुई थी। जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड का बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल का फॉर्मेशन कब हुआ। आपकी वैगनर की थ्योरी में भी, जो आपकी वैगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसमें भी कौन से टाइम पीरियड से शुरुआत की गई है, कार्बोनिफेरस पीरियड से। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये कार्बोनिफेरस पीरियड होता क्या है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज बनी, कब तक डायनासोर थे, एनिमल कब इवोल्व हुए अर्थ पर, ये सारा अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो अर्थ को है ना, अर्थ का आपको टाइम पीरियड पता है कि हमारा जो अर्थ की एज है ना वो कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो है। और ये देखो सबसे पहला है आपका आर्कियन, आर्कियन के बाद है प्रोटोरोजोइक। ठीक है, उसके बाद अब देखो इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से शुरू करो, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। इनका ये जो डाटा है अंदर का याद रखना है। पेलियोजोइक के कौन कौन से है, पेलियोजोइक में है आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन। ठीक है, और आपका ये पर्मियन, ये पेंसिविलियन और मिसिसिपियन नहीं है, इसको कट कर देना। उसके बाद है मेसोजोइक, मेसोजोइक में आपका ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको दे दिया जाता है ये पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ऐसे एरा के नाम लिख दिए जाते हैं, उसके सामने पीरियड के नाम लिख दिए जाते हैं। तो याद रखना है कि मेसोजोइक के पीरियड कौन कौन से हैं, सिनोजोइक में कौन से हैं। तो देखो पेलियोजोइक का है कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। 6 पीरियड है आपके पेलियोजोइक के। मेसोजोइक में आपके सिर्फ 3 हैं, क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक। ठीक है, शुरुआत कहाँ से है, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस।
उसके बाद आपके सीनोजोइक, सीनोजोइक में आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, जो ये आपका इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है, यानी कि आपका इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन में किसका ओरिजिन हुआ था? आपके हिमालय का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका जो लास्ट का है, ये देखो आपका हेडेन है, आर्कियन है, प्रोटोजोइक है। इस देखो, इन तीनों टाइम पीरियड को मिला के, हेडेन को, आर्कियन को, प्रोटोजोइक को मिला के क्या बोला जाता है? प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, उसके बाद ये देखो, अब ये फेनरोजोइक पीरियड है। इस फेनरोजोइक पीरियड, ये क्या है? ये जरूर याद रखना, सबसे पहले आपका सुपरियोन, सुपरियोन ये आपसे हिरेरकी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे पहले आपका सुपरियोन, सुपरियोन के बाद इयोन, इयोन के बाद एरा होते हैं, एरा के बाद पीरियड। ये क्या है? ये आपकी हिरेरकी दे रखी है। क्या दे रखी है आपकी? ये हिरेरकी दे रखी है एग्जाम की, यानी कि जो ये आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है ना, इसकी क्या दे रखी है? हिरेरकी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका सुपर इयोन, इयोन, एरा, पीरियड। तो सुपर इयोन कौन से हैं? सुपर इयोन है फेनेरोजोइक। एरा कौन से हैं? एरा है आपका, सबसे पहले है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के मेसोजोइक, मेसोजोइक के बाद है सीनोजोइक, और अब एक है नियोजोइक। तो पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड आते हैं? याद रखना, पैलियोजोइक एरा के पीरियड है कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। 6 टाइम पीरियड, जो 6 पीरियड है वो किसके हैं? पैलियोजोइक एरा के। उसके बाद है आपके मेसोजोइक पीरियड, मेसोजोइक एरा के कौन से पीरियड हैं? ये हैं ट्रियसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। उसके बाद ये सीनोजोइक, सीनोजोइक को मैंने यहाँ पे खुल के बताया था। ये सीनोजोइक के जो पीरियड है वो है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, और अब ये जो आपका नियोजोइक है, यानी कि जो क्वार्टरनरी पीरियड है ना, इसके आपके दो हैं, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ये जो प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ये क्या है? होलोसिन। अभी करंट में कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? करंट में टाइम पीरियड चल रहा है आपका होलोसिन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले है सुपर इयोन, सुपर इयोन के बाद है इयोन, इयोन के बाद है एरा, एरा के बाद आता है पीरियड, पीरियड के बाद आता है एपक, और एपक के बाद आती है आपकी एज। ठीक है, तो ये देखो सीनोजोइक जो एरा है, इसके दो पीरियड है, क्वार्टरनरी और टर्शियरी। ठीक है, इस क्वार्टरनरी के भी जो एपोक पीरियड को भी एपोक में डिवाइड किया है। क्वार्टरनरी पीरियड के दो एपक हैं, होलोसिन और प्लीस्टोसिन। और ये जो आपका टर्शियरी पीरियड है, ठीक है, इसके भी आपके प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, पेलियोसिन। ठीक है, तो ये आपको सारा जो चार्ट है, टाइम टेबल, आपको ये जो सॉरी टाइम टेबल नहीं, चार्ट याद रखना है। अब है हमारा ये जियोलॉजिक टाइम स्केल। आपका क्या है? ये जियोलॉजिक टाइम स्केल है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपका ये भूगर्भीय समय पैमाना होता क्या है। देखो, जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, वो क्या बताता है? वो टाइम को क्रोनोलॉजिकल, जहां पे ये क्रोनो, नो का मतलब याद रखना है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, ये क्या करता है? टाइम में डिवाइड कर देता है। इस क्रोनोलॉजी को आप स्ट्रेटिग्राफी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप स्ट्रेटिग्राफी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो आपके जियोलॉजिस्ट है, पेलियोन्टोलॉजिस्ट है, और जो हमारे अर्थ से रिलेटेड और जो साइंटिस्ट है ना, वो है ना डिस्क्राइब करते हैं किसका? जो हमारी अर्थ पे जितनी भी जियोलॉजिक हिस्ट्री हुई है, यानी कि ये बताते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में कब वोल्केनो फटा। वे क्या करते हैं? वे रॉक्स की स्टडी करते हैं। उन रॉक्स की स्टडी करके जो है टाइमिंग डिवाइड करते हैं कि 1594 में ये हुआ, 1586 में ये हुआ। तो ये क्या है? जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, यानी कि जो आपके जो भूगर्भिक इवेंट है ना, उसको जब हम स्टडी करके टाइम में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो टाइम स्केल है वो कैसे डेवलप होता है? थ्रू द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लेयर ऑफ रॉक।
अभी हम टाइम स्केल, मैंने अभी बताया कि जो हम ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। जो रॉक्स है ना, अर्थ पे रॉक्स, उन रॉक्स की लेयर्स की, एक एक लेयर की स्टडी होती है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है और निकाला जाता है कि ये रॉक कौन से टाइम पीरियड में बनी है, ये रॉक कौन से टाइम पीरियड में बनी है, या फिर ये दिखाता है कि ये जो रॉक जम के ठोस हो गई है, ये जो मैग्मा अब इतना सख्त हो गया, उसको टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि ये कौन से टाइम पीरियड का है और उसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे जब हम एक लेयर की स्टडी करते हैं ना, तो उस लेयर में जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म में क्या होता है, जैसे कोई आपका प्राणी है, कोई जंतु है, कोई एनिमल है, वो मर जाता है और मर के क्या है उस में दब जाता है, तो वहां पे उसके फोसिल मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसके जीवाश्म बोला जाता है। तो जो वो फोसिल होते हैं उनसे पता चलता है, उससे स्टडी होती है और इसके बेस पे ही हमने पूरी अर्थ को एक टाइम पीरियड के रूप में जो है क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है। तो जो भूगर्भिक समय पैमाना है वो क्या है, कालानुक्रमिक डेटिंग की एक प्रणाली है। इसमें क्या किया जाता है, समय के अनुसार जो जियोलॉजिक इवेंट्स है उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इसका जो उपयोग है आपके भूवैज्ञानिक करते हैं, जीवाश्म वैज्ञानिक करते हैं, और क्या करते हैं, वो ये बताते हैं पृथ्वी के जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, उनके बीच में संबंध बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा घटना कौन से समय में हुई है, कौन सी रोक कौन से समय में बनी है। और ये सारा जो टाइम हमने डिवाइड किया ना, ये सिर्फ किसके बेस पे किया, ये सिर्फ हमने जो रोक की स्टडी है ना उसको पढ़ के ही हमने ये सारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो बनाया है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो टेबल है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, ये क्या करता है, ये आपका, इसमें बहुत सारे आपके कलर्स यूज किए हुए हैं, डेट्स दी गई हैं। ये किसने डिसाइड किया, ये किया गया आपके इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी, यानी कि जो आपका ये पूरी अर्थ को एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, इसको किसने सेट किया, इसको सेट किया आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपके जो जियोलॉजिकल पीरियड है, एराज है, एपक है, इनके क्या है, कुछ नेम है कि इनका नेम हमने कहाँ से लिया, किसके नेम पर ये पढ़े, आपके लिए हालांकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ये याद एक बार पढ़ लेना। ठीक है। अर्ली वर्क ऑन डेवलपिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल वॉज डोमिनेटेड बाई ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड द नेम ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड रिफ्लेक्ट दैट डोमिनेंस। देखो, ये कहते हैं कि जो भूगर्भिक समय पैमाना है, यानी कि जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको विकसित करने का शुरुआत में काम किसने किया था, जो ब्रिटिश के ज्योग्राफर थे, और उन ब्रिटिश के नेम पर ही इनके नेम रखे गए हैं। जैसे आपका सबसे पहले ये कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन जो नेम है ना, ये पहले किसका नाम था, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना नाम था, जो आज वेल्स है। वेल्स सबको पता है हमारा इंग्लैंड में है, यानी कि यूके में वेल्स है। वेल्स का जो पुराना नाम था क्या था, कैम्ब्रियन। तो यहाँ से हमें दिखता है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने इन जियोलॉजिकल पीरियड्स का जो नाम है वो अपने ही देश के नाम पे रखे हुए हैं। तो कैम्ब्रियन का तो नाम किसके नेम पर रखा गया, जो वेल्स का पुराना नाम है उसके नेम पे कैम्ब्रियन का नेम पड़ा। उसके बाद जो ओर्डोविशियन और सिल्यूरियन है, इनका नेम कैसे पड़ा, जो आपके वेल्श ट्राइब थी ना, उन वेल्श ट्राइब, वेल्स वेल्स जो ट्राइब थे ना, उन वेल्स ट्राइब ने इनका जो नाम है, उनके नाम पर ये जो नाम है पड़ा है, ओर्डोविशियन और सिल्यूरियन। उसके बाद जो आपका डिवोनियन है ना, डिवोनियन पड़ा है, जो आपकी इंग्लिश कंट्री है ना डिवोन, उसके नेम पर इस टाइम पीरियड का नाम रखा गया है डिवोनियन। और कार्बोनिफेरस जो है एक अडेप्टेशन है किसका, जो कोल मेजर्स है, जो हमारे ओल्ड जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे ना, वो क्या करते थे, जो कोल के जो मेजर होते थे उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया, कार्बोनिफेरस। ठीक है। क्या कहते हैं कि जो भूगर्भिक समय पैमाना में जो ये नाम दिए गए हैं, वो ब्रिटिश के भूवैज्ञानिकों ने अपने ही देश के नाम पे दे दिए हैं। जैसे है आपका कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन किसके नाम पर पड़ा है, कैम्ब्रियन जो वेल्स है ना, आज का वेल्स, उसका पुराना नाम है। ओर्डोविशियन और जो सिल्यूरियन है ना, वो भी जो वेल्स जनजाति है ना, उनके द्वारा ही रखा गया है। डिवोनियन जो नेम है वो जो डिवोन है ना, डेवोन के जो अंग्रेजी जो कंट्री है डिवोन, उसके नाम पर रखा गया है। और जो कार्बोनिफेरस रखा गया है वो किसके नाम पे, जो कोयला की माप है ना,
कोयला के माप के नाम पर ये कार्बोनिफेरस पीरियड का नाम कार्बोनिफेरस पीरियड पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये पर्मियन पीरियड है। पर्मियन पीरियड कब पड़ा है? वॉज नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ पर्म इन रशिया। आपका रशिया कंट्री है, सबको पता है, उस रशिया में एक रीजन है कि जिसका नाम क्या है? पर्म। ठीक है, उस पर्म के नाम पे ही इसका नाम रखा गया पर्मिया। ठीक है, उसके बाद है आपके ट्रियासिक पीरियड। ट्रियासिक पीरियड का जो नाम है वो 1834 में जो आपके जर्मन जियोलॉजिस्ट थे एफ वॉन अल्बेर्टी, उसने क्या किया, जो थ्री लेयर थी, लेटिन में जो थ्री लेयर थी, ट्रियास, जिसका मतलब है ट्रियाड, जैसे आपका रेड बेड, केव्ड बेड, और इनके नेम पर क्या रखा है? ट्रियासिक पीरियड का नाम रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो पर्मियन पीरियड है, पर्मियन पीरियड का जो नाम है वो रूस के पर्म क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और जो ट्रियासिक पीरियड है, ट्रियासिक पीरियड का नाम 1834 में जो जर्मन भूवैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वॉन अल्बर्टी, उन्होंने रखा है। अब उसके बाद आपका जुरासिक पीरियड। ये जो जुरासिक पीरियड है इसका नेम रखा है आपके जो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट है अलेक्जेंड्रे ब्रोमनियार्ट, इन्होंने रखा है। ठीक है, जो आपके जूरा माउंटेन्स है ना, उस जूरा माउंटेन के नाम पर इसका जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसका नाम जुरासिक रखा गया। उसके बाद आपका क्रिटेशियस। क्रिटेशियस का जो लेटिन मतलब होता है क्रेटा, क्रेटा से निकला ये क्रिटेशियस लेटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है चाक। तो इसका नाम किसने दिया? जो आपके बेल्जियन के जियोलॉजिस्ट थे जीन डी ओमालिस डी हेलोय ने 1822 में इसका नाम क्रिटेशियस दिया। ठीक है, तो जुरासिक का मैंने बता दिया, जो जूरा माउंटेन है, जूरा पर्वत के नाम पर जुरासिक पड़ा, और जो क्रिटेशियस पीरियड है वो जो लेटिन वर्ड है क्रेटा, उससे निकला, जिसका मतलब होता है चाक। और ये आपके बेल्जियम की जो भूवैज्ञानिक थी जीन डी ओमालिस डी हेलोय ने वहां पे इसका नाम क्या रखा है? क्रिटेशियस पीरियड रखा है। अभी कहते हैं कि जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है ना वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इन्होंने ही टर्शरी और क्वार्टरनरी जो पीरियड है इनका एपोक में डिवीजन किया है। जैसे मैंने आपको बताया टर्शरी में सेनोजोइक और नियोजोइक, इसको टर्शरी को दो पीरियड में किसने डिवाइड किया है? आपके ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, और जो आपके जॉन फिलाइप है उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया फर्स्ट ग्लोबल जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेस्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जॉन फिलाइप ने पब्लिश किया फर्स्ट ग्लोबल जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और जो कि किस पे बेस्ड था? फोसिल जो मिलते थे, जो अर्थ की लेयर है, जो रॉक की लेयर है, उनमें जो फोसिल मिले ना उनके बेस पे इन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले दिए। और जो ये फिलाइप का स्केल है ये हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज करने में, यानी कि जो टर्म है टर्म का स्टैंडर्डली यूज करने में ये फिलाइप का स्केल यूज करता है। ठीक, ठीक है, अब पहले एक बार यहाँ तक देख लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो। श्रद्धा पूछ रही हैं सुपर इयोन कितने हैं? श्रद्धा, जो आपके सुपर इयोन है ना उसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है। जो डिवीजन हुआ है सुपर इयोन का मतलब ये होता है कि पूरी अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है उसमें, और फिर उस पूरी अर्थ के टाइम पीरियड को इयोन में, एरा में, पीरियड में, एपक में, इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आ गया होगा आपको समझ में कि सबसे पहले हम एक बार जो दोबारा से मैं आपको ये जो है ये जो चार्ट है ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या है, ये है आपके इयोन। इयोन से पहले है क्या? सुपर इयोन। उसी सुपर इयोन में क्या बता रखा है
कि जो पूरा जो अर्थ है ना, पूरे अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, पूरे अर्थ का जो टाइम पीरियड की स्टडी होती है वो होती है सुपर इयोन में। फिर उस अर्थ के टाइम पीरियड को इजी बनाने के लिए इयोन में डिवाइड किया, इयोन को भी और अच्छे से पढ़ने के लिए एरा में डिवाइड किया, एरा को भी और अच्छे से पढ़ने के लिए पीरियड में किया, पीरियड को और अच्छे से समझने के लिए एपक में जो है डिवाइड किया। ठीक है, ये देखो सबसे पहले सुपर इयोन, सुपर इयोन के बाद इयोन, ये देखो ये आपके एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड का भी जब हम सब क्लासिफिकेशन कर देते हैं वे होते हैं एपक, और एपक के बाद क्या होते हैं इनकी एज, ये इनकी एज दे रखी। एज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसकी एज याद रखनी है तो सिर्फ आपको एज याद रखनी है, ये होलोसीन और प्लीस्टोसीन की आपको एज याद रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो पढ़ा दिया। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज याद कर लेते हैं कि जो इयोन है, सिर्फ एक इयोन है, वो क्या है, फेनेरोजोइक इयोन है। उसके बाद आते हैं एरा, सबसे पहला एरा है हेडन, हेडन के बाद है आर्कियन, आर्कियन के बाद है प्रोटोरोजोइक। तो इन तीनों को मिला के कौन सा एरा बनता है, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है ना, इससे पहले की जितनी भी स्टडी है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। उसके बाद ये प्री कैम्ब्रियन एरा आ गया, प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद है आपका पैलियोजोइक एरा। इस पैलियोजोइक एरा में कितने पीरियड है, 6 पीरियड है, जिसमें है आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इनके कुछ जो है ना निक नेम्स है, वो निक नेम्स आपको याद रखने हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है आपके मेसोजोइक, मेसोजोइक में भी आपके 3 पीरियड हैं, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। उसके बाद है आपके जो ये सीनोजोइक है, इस सीनोजोइक को 2 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, क्वार्टरनरी और टर्शरी। तो ये देखो यहाँ पे क्वार्टरनरी और टर्शरी, इस क्वार्टरनरी पीरियड को 2 एपक में डिवाइड किया हुआ है। क्वार्टरनरी पीरियड में कौन से 2 एपक है, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। अगर आपसे पूछा जाए कि अब कौन सा टाइम पीरियड या कौन सा एपक चल रहा है, तो आप बताओगे टाइम पीरियड चल रहा है क्वार्टरनरी, और उसमें भी एपक चल रहा है होलोसीन। ठीक है, अब ये जो टर्शरी पीरियड है, टर्शरी पीरियड के जो आपके एपक है वो सबसे पहले है पेलियोसीन, पेलियोसीन के बाद है इयोसीन, इयोसीन के बाद है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद है मायोसीन, और मायोसीन के बाद है प्लायोसीन। ये बात याद रखना, जो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन है पूरी अर्थ का। यानी कि हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ पे माउंटेन कब बने, वोल्केनो कब इरेप्शन हुआ, प्लेट ने कब एक दूसरे से दूर जाना शुरू किया, या फिर प्लेट कब एक दूसरे के पास आती हैं, इन सब की जो ये हिस्ट्री है ना, एक तरीके से आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ समझो कि हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज पे जो जो हमें ये अभी बना दिख रहा है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, ये इनका ऐसे ही ओरिजिन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा है जिसकी वजह से इनका ओरिजिन हुआ है ना। तो इस सारी जितना भी ये जो ओरिजिन हुआ है इसको डिवाइड किया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू हमें दिया गया है। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन एरा से और पीरियड से आते हैं। आपको एरा दे दिए जाते हैं, ठीक है, आपको जैसे एरा लिख दिया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इस लिस्ट 1 में क्वेश्चन दे दिया, ये चारों के नाम लिख दिए गए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, और सामने नाम लिख दिया, एक में लिख दिया आपका होलोसीन, एक में लिख दिया आपका पैलियोसीन, एक में लिख दिया आपका पर्मियन, और एक में लिख दिया आपका ट्रियासिक। और उसके बाद आपको मैच करके और नीचे जो ऑप्शन है उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका क्या, ये यहां से क्वेश्चन आता है, जो अभी तक क्वेश्चन आया है ना जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, वो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैच द फॉलोइंग वाला। तो इसमें ये की इवेंट्स देखो कि जो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ था, सबसे अर्लीस्ट लाइफ, ठीक है, जो शुरुआती लाइफ थी वो शुरू हो चुकी थी। उसके बाद ये देखो आपके इनवर्टिब्रेट बिकम कॉमन, इनवर्टिब्रेट का मतलब है जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर है वो क्या हो गए थे, वो कॉमन थे। इस पीरियड में जो सिल्यूरियन पीरियड
को क्या बोला जाता है? एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव का काल कौन सा है? सिल्यूरियन है। तो सिल्यूरियन को बोला जाता है इन रीढ़ की हड्डी वाले जीव का काल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्यूरियन में ही रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पैदा होने शुरू हुए थे। शुरुआत तो यहाँ से हो चुकी थी, लेकिन कॉमन इसमें हो गए थे, इसमें बहुत सारी प्रजातियां आ गई थी। ऐसे ही कार्बोनिफेरस का कुछ नाम है, परमियन का नाम है, जुरेसिक का नाम है, क्रिटेशियस का नाम है। उसके बाद देखो जो आपका बताया जाता है, जैसे आपका जो वैगनर है, वैगनर की हमने यूट्यूब पर थ्योरी पढ़ी है और उसमें मैंने बताया था कि जो वैगनर है ना, वैगनर ने अपनी थ्योरी में कहाँ से शुरुआत की है? कार्बोनिफेरस पीरियड से शुरुआत की है। उन्होंने इससे पहले कोई सिचुएशन, कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले कौन से पीरियड थे, कौन से पीरियड में क्या बना है, कैसी सिचुएशन थी, ये कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपनी थ्योरी में शुरुआत ही कहाँ से किया? कार्बोनिफेरस पीरियड से शुरुआत की है। और इसकी वजह से जो हमारे वैगनर है, वैगनर की थ्योरी का ये एक क्रिटिसिज्म है कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले का कुछ डिस्क्राइब क्यों नहीं किया। कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो पेंजिया है, पेंथालस है, उसकी लोकेशन कैसी थी, क्या पहले पेंजिया के सारे पार्ट अलग थे, क्या कार्बोनिफेरस पीरियड में जुड़ गए। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे साइंटिस्ट के, जियोलॉजिस्ट के दिमाग में चले, जिसकी वजह से जो हमारी वैगनर है, वैगनर की थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, और वैगनर ने कार्बोनिफेरस पीरियड से क्रिटेशियस पीरियड तक बताया है। और ये बताया कि क्रिटेशियस पीरियड में जो इंडिया है वो अफ्रीका से अलग हो गया था और नॉर्थ की तरफ बहने लगा था, ड्रिफ्ट करने लगा था। और इस ड्रिफ्ट की वजह से ही आज हमारा जो इंडिया है वो यूरोप प्लेट से टकरा रहा है। और इन दोनों के टकराने की वजह से जो टैथीस सी में बीच में जो सेडिमेंट था वो ऊपर उठ गया और उसने किसका रूप ले लिया? हिमालय का रूप ले लिया, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने बता दिया। ये जियोलॉजिकल पीरियड के नाम कैसे पड़े, ये आपको एग्जाम के लिए नहीं याद करना, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए दिया गया है। उसके बाद आपका ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, ठीक है, तो अगर आपसे अर्थ की एज पूछी जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारी अर्थ की जो एज है वो है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। अगर आपसे पूछी जाए कि हमारी अर्थ की क्या एज है, तो अर्थ की एज है हमारी 4.6 बिलियन ईयर एगो। और ये कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये कंफर्मेशन मिलती है जब पहली बात तो हमें पता ही कैसे चला कि हमारी अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन है, इतनी पुरानी है। तो ये पता चला है हमने अर्थ की जो ये रॉक्स है, रॉक्स की जब स्टडी की, जितनी ज्यादा पुरानी लेयर्स मिली, जितनी ज्यादा पुरानी रॉक्स मिली, उसकी स्टडी से हमने जो अर्थ की हिस्ट्री है, उस अर्थ की जो एज है उसका पता लगाया। और साथ ही साथ आपकी जो ये मिटियोर बॉडीज होती हैं, जैसे आपका मून है, मून की जो रेत है, रेत से स्टडी की और पता लगाया कि ये मून का जो वातावरण है वो कितना पुराना है, मून की कितनी एज है। और मून से ही हमने ये क्या है, अजम्पशन लगाई। और साथ ही साथ जो आपकी उल्का पिंड है, मिटियोर्स जो धरती से टकराते हैं, उनकी स्टडी से भी हमने अर्थ की जो एज है उसको क्या किया, एग्जामिन किया, एनालिसिस किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोस्ट ऑथेंटिक वे क्या है अर्थ की एज को डिटरमाइन करने का, यानी कि सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस क्या है जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ अर्थ की जो एज है वो इतनी पुरानी है, तो जो सबसे ऑथेंटिक वे है वो है कि अर्थ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब आपका मैग्मा लावा, ये जो रॉक्स की फॉर्म में जो जम गया है, जैसे आपका जो नीचे सतह वो होता है मैग्मा, और अर्थ के ऊपर आके ये लावा क्या है, गर्म होके ठंडा होगा, पहले फैलेगा, फिर ठंडा होगा, फिर ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और रॉक्स की शेप ले लेता है। और इन रॉक्स की स्टडी से ही हमें अर्थ की एज का पता चला है। ठीक है, तो जो ये रेशनल हाइपोथेसिस है, अगर आपसे पूछी जाए अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड सबसे पहले हाइपोथेसिस किसने दी, तो वो दी आपकी कास्टे दे बफन ने। और द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एट प्रेजेंट टाइम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड। अब हमें ये बहुत सारे जो टाइम पीरियड्स है इनको पढ़ना है। जैसे इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, हमारी जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है, 4.6 अरब वर्ष यानी कि मिलियन ईयर्स एगो है। और ये आयु की पुष्टि किससे होती है, जो उल्का पिंड है, चंद्रमा है, इनके विश्लेषण और परीक्षण से हमें अर्थ की जो आयु है उसकी पुष्टि होती है। लेकिन अगर पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने का सबसे प्रामाणिक तरीका बताऊं तो वो है रेडियोधर्मी का परीक्षण करना।
जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी अर्थ में कितनी पुरानी चट्टानें हैं, और उन चट्टानों से ही हमने अर्थ की एज का जो है अजम्पशन लगाया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे जो तर्क संगत परिकल्पना वो किसने दी? आपके कास्टे दे बफन ने 1749 में। और आज पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के लिए, पृथ्वी के इतिहास को बहुत सारे जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए यानी कि काल खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन। लेकिन प्री कैम्ब्रियन को पढ़ने से पहले मैंने आपको जो बता दिया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पीरियड समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड कब शुरू हुआ? 700 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट शुरू हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो अर्थ है ना वो चेंज हो गई, यानी कि अर्थ ने गैसीय अवस्था से अर्थ लिक्विड अवस्था में आ गई। और जो सॉलिड आउटर क्रस्ट है, यानी कि जो आज हमें ये देखने को मिल रहा है क्रस्ट, वो क्या है, वो बन गया था प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। किसकी वजह से? जो आपका ये लावा ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी फटने से लावा बाहर आया, और वो लावा जमने की वजह से ये हमारी क्या है, धरातल, ये धरती बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डेंस एटमोस्फेयर फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हुआ? आपके वाटर वेपर और आपका जो कूलिंग है, कॉन्ट्रैक्शन है, बारिश है, ये क्या है, ये चलती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका रिवर्स और जो आपके धरातल है, धरातल पे नदियां और समुद्र बने। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टॉपिक है, आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, उससे पहले हम जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। यहाँ तक एक बार मेरे को बताओ कि सबको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है? इरिश, श्रद्धा, काजल, जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है? टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हमारे टॉपिक की शुरुआत थी, जो कंप्लीट टॉपिक होगा वो कल ही हमारा होगा। लेकिन अब पहले आपके ये जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। उससे पहले मुझे बताओ कि आज, पहले भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो आपको कोई डिफरेंस नजर आया? क्या आपको खुद से एक क्लैरिटी हुई इस टॉपिक के रिगार्डिंग? बताओ। खुद को आपको ये जो टॉपिक है वो इजी लगा होगा, बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो गया होगा, आपको खुद पता होगा कि ये तो मैंने कर लिया है, ये तो बहुत इजी है, मुझे बस अब इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना? देखो, सारे टॉपिक जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी में सारे टॉपिक्स आपके इजी है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड लगेगा। हार्ड क्यों लगता है? हार्ड हमें सिर्फ तब लगता है जब हमें उस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लो। थैंक यू ईरिश। इस बार जो जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए देखो, जैसे जैसे हमारे सेशन इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमने जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, अब हम दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो हमारी, जैसे मैं एक ट्यूटर हूँ, मेरी खुद की भी प्रैक्टिस होती जा रही है, और मुझे भी पता चल रहा है कि बच्चों को क्या चीज कैसे समझ में आएगी, और मैं फिर उसी अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये पुराने क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लिखूंगी। वो क्वेश्चन भी आपको जो है मेरे को बताने हैं, जो इस बार के एग्जाम में आए हैं और आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट एंड कंट्री। यानी कि ये देखो, ये आपके डेजर्ट दिए गए और ये सामने कंट्री दी गई है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, यानी आपको बताना है कि कौन सा डेजर्ट इनमें से, कौन से डेजर्ट की जो लोकेशन है, कंट्री है, वो सही नहीं बताई गई है। जल्दी से बताओ। आपका अटाकामा डेजर्ट है, गोभी डेजर्ट है, सोनोरोन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है?
चलो तो आंसर देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। तो इरिश ने बोला है गोबी डेजर्ट। काजल बोल रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये लो काजल, ये है हिंदी में कि इनमें से कौन सा रेगिस्तान सही मैच नहीं है। कौन सा रेगिस्तान की जो लोकेशन है वो सही से नहीं दी गई है। अटाकामा जो डेजर्ट है उसकी कंट्री दी गई है, कॉन्टिनेंट दिया गया है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। गोबी जो डेजर्ट है वो दिया गया है मध्य एशिया। सोनोरन जो वो दिया गया है पश्चिम एशिया। ग्रेट विक्टोरिया दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो डेजर्ट है मैंने पिछली बार भी आपको रिवीजन कराई थी, बट कोई बात नहीं अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार खोल के आपको ओपन करके भी दिखा दूंगी। देखो इसका जो आंसर है ना करेक्ट, वो है आपका सोनो सोनोरन डेजर्ट। गोबी डेजर्ट नहीं है काजल, इरिश गोबी डेजर्ट नहीं है। गोबी डेजर्ट सही दिया गया, गोबी डेजर्ट आपका मध्य एशिया में ही है। एक बार मैं आपको जो है दिखा देती हूँ डेजर्ट्स। ये देखो, ये देखो ये दे रखे। सबसे पहले आपको बताना है, ये देखो मोजावे डेजर्ट। आपका ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका मोजावे डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है और चिहुहान डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। फिर अफ्रीका में ही कालाहारी डेजर्ट है और नामीब डेजर्ट है। उसके बाद ये यहाँ पे जो आपका सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आपका नेगेव डेजर्ट है। आपका लत डेजर्ट इराक में है। थार डेजर्ट इंडिया में है, पाकिस्तान में है। और ये जो अरेबियन पेनिनसुलर डेजर्ट है अरेबिया में है। टकला मकान डेजर्ट आपका चाइना में है। गोबी डेजर्ट आपका सेंट्रल एशिया में, मंगोलिया और चाइना के बीच में आपका गोबी डेजर्ट है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, एक मिनट, पता नहीं इसका मेरे को करेक्ट नाम याद नहीं है। स्टुअर्ट स्टैनली डेजर्ट भी आपका कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सोनोरन डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट नहीं है। सारे जो डेजर्ट है एक बार उसके नेम लिखो, सारे डेजर्ट के नेम लिखो। सबसे पहले है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है आपका सोनोरन डेजर्ट है, आपको चिहुआहुआन डेजर्ट है। ठीक है, और आपका मोजावे डेजर्ट है। हाँ, डेजर्ट की लिस्ट निकाल लो। वैसे तो जो डेजर्ट का टॉपिक आएगा ना, मैं आपको डेजर्ट करवाऊंगी भी, ऐसा नहीं। बट आप खुद से भी क्या करो, अगर आपको खुद ज्योग्राफी की क्लैरिटी चाहिए ना, उसके लिए आपकी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एटलस ले लो, उस एटलस से डेली डेजर्ट, वर्ल्ड के डेजर्ट कर लिए। या फिर ऐसे करो, जैसे सबसे पहले आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की पहले आउटर बाउंड्री करो। ठीक है, उस आउटर बाउंड्री को कैसे करते हैं, आउटर बाउंड्री में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन सी बे हैं, ये देखो। फिर इनर में आओ कि कौन सा, पहले एक बार सारे डेजर्ट पढ़ लो कि इस कॉन्टिनेंट पे कितने डेजर्ट हैं। माउंटेन देख लो, माउंटेन के नेम लिख लो। ऐसे जब स्टडी करोगे तब होगा क्लैरिटी। ज्योग्राफी की लेक्स लिख लो कि मान लो जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में देखो कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन से डेजर्ट्स हैं, कौन सी नदियां यहाँ पे बहती हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, हाईलैंड कौन से हैं। ये सारा जब आप करोगे ना तब आपको अच्छे से होगा, है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो पेनी प्लेन है, टर्म पेनी प्लेन रेफर्स टू, तो जो फर्स्ट दिया गया ऑप्शन वो दिया है अ लेवल सरफेस फॉर्म इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल। यानी कि जो आपका फ्लूवियल साइकिल है उसकी जो लास्ट स्टेज है उसमें बनता है पेन प्लेन।
ऑप्शन दिया लेवल सरफेस फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन, यानी कि जो पेन प्लेन है वो हवा के इरोजन के द्वारा बना है। थर्ड ऑप्शन है पेन प्लेन अ प्लेन फॉर्म बाय मैराइन एक्शन, यानी कि समुद्री जो लहरें हैं उनकी वजह से ये बना है पेन प्लेन। डी ऑप्शन है अ प्लेन फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन, यानी कि फ्लड प्लेन के मिलने से बना है हमारा पेन प्लेन। हिंदी में देख लेते हैं पेनी प्लेन क्या होता है। पेनी प्लेन नहीं है ये पेन प्लेन। ये भी बताओ मुझे कि जो पेन प्लेन वर्ड है वो किसने दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो ए है ये पेन प्लेन का कि नदी चक्र के वृद्ध अवस्था में गठित एक स्तर की सतह है ये। ऑप्शन बी है हवा के कटाव द्वारा गठित एक स्तर की सतह है। ऑप्शन सी है समुद्री क्रिया द्वारा गठित एक मैदान। ऑप्शन डी है बाढ़ के मैदानों को मिलाने से बना एक मैदान। तो जल्दी से चूज करो किसकी वजह से ये बना है। चलो तो अब आपका आंसर देख लेते हैं क्या दिया है आप लोगों ने। इरीश ने बोला है ऑप्शन सी। और बताओ श्रद्धा और काजल आप भी बताओ। जल्दी से बताओ। काजल मैंने पूछा है कि आपको जो पेन प्लेन का कंसेप्ट है ये किसने दिया। पेन प्लेन वर्ड जॉन बायरो ने नहीं दिया है, ये गलत है। ये आपका बिल्कुल गलत है और ये आपके यूजीसी नेट में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेन प्लेन वर्ड किसने दिया या पेन प्लेन का जो कंसेप्ट है। वर्ड बेशक आपके जोन्स बायरो ने दिया होगा लेकिन पेन प्लेन का कंसेप्ट जो है वो आपका जोन्स बायरो का नहीं है। आप मैं बता देती हूँ पेन प्लेन का कंसेप्ट है आपका क्रिकमे का। क्रिकमे ने आपका पेन प्लेन का कंसेप्ट दिया है। पैडी प्लेन पूछा जाए तो पैडी प्लेन दिया है आपके एलसी किंग ने। ठीक है, पेन प्लेन दिया है क्रिकमे ने, पैडी प्लेन दिया है एलसी किंग ने। और इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो करेक्ट आंसर ये नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो पेन प्लेन है ना, पेन प्लेन बना है हमारे दो जो फ्लड प्लेन है, दो फ्लड प्लेन के मिलने की वजह से बनता है हमारा पेन प्लेन। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बता दो कि जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर का ट्रॉपिकल रीजन में कितना कंसंट्रेशन होता है। 4%, 10%, 30% या 50%। बताओ कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ट्रॉपिकल यानी कि विषुवत जो रेखीय इक्वेटोरियल एरिया जो है वहां पे जल वाष्प का कितना प्रतिशत मिलता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ कितना प्रतिशत है। वाटर वेपर का ट्रॉपिकल एरिया में कितना प्रतिशत है। इरिश ने बोला है 10%। काजल ने बोला ए, तो काजल का बिल्कुल ठीक है। 4% है ना वो है वाटर वेपर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाटर वेपर का ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलता है
क्यों मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में हाईएस्ट परसेंटेज वाटर वेपर का? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन तो होता ही होता है, साथ ही इवेपो ट्रांसपीरेशन यानी कि आपका वाष्पो उत्सर्जन होता है। अब ये वाष्पो उत्सर्जन क्या है? वाष्पो उत्सर्जन है जो पेड़ की जो टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उनके थ्रू जो इवेपोरेशन होता है, पेड़ों की जो जड़ होती हैं, पेड़ों की पत्तियों पे जो पानी होता है, उनसे जो जलवाष्प बनता है उसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। इस क्योंकि आपका जो 0 से 23 डिग्री नॉर्थ साउथ है, वहां पे आपका ये 4% सबसे हाईएस्ट होता है वाटर वेपर। 4% से कभी भी एक्सीड नहीं करता है, कभी भी जलवाष्प किसी भी एरिया में 10% से ज्यादा, 4% से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। हाईएस्ट जो रेशियो होता है वो 4 से 6% का होता है, मैक्सिमम 4% होता है, 6% भी नहीं होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, और आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी अभी, साथ के साथ सभी जो आपके बैचेज हैं उनमें अपडेट कर दूंगी। और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल आपकी क्लास होगी 6 बजे इसी टाइम पे, और कल हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कल फिर आपके जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन है वो लास्ट में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।